नमस्कार, किशोर जगत में मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, टैलेंट तो सभी के पास होता है। हम सभी में कहीं ना कहीं एक आर्ट छुपी होती है, पर उस आर्ट के साथ ही होती है एक शर्म, एक झिझक, जिससे हम सामने वाले को अपने आप पर प्रेजेंट नहीं कर पाते कि असल में हम हैं क्या। सभी चाहते हैं भीड़ में अलग दिखना, भीड़ में उनकी एक अलग पहचान हो, ये सभी का मानना होता है। बस एक मुश्किल होती है अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ रंगकर्मी और साहित्यकार डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। सर, मैं सवाल पूछने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। चलिए, मेरे बारे में कोई विशेष नहीं है। मैं एक जयपुर जिले का छोटा सा गांव है मेड़, उसमें मेरा जन्म हुआ। 8वीं तक की शिक्षा मेरी वहाँ हुई। उसके बाद मैं जयपुर आया और पढ़ाई के साथ साथ मैंने कथक नृत्य और संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ किया जयपुर के वरिष्ठ नृत्य गुरु श्री मांगीलाल जी पंवार से जी। उसके बाद में नृत्य गुरु तीर्थराम जी आज़ाद, राजेंद्र गंगानी जी, आशा जोगलेकर जी, इन सभी से मैंने कथक नृत्य सीखा और जयपुर रंगमंच से मैं जुड़ा रहा लगातार। और लिखना मैंने 8वीं क्लास से ही प्रारंभ कर दिया था, बहुत छोटी आयु में, कविताओं से। उसके बाद में मैं नौकरी में आ गया, लेकिन मेरा लेखन और रंगमंच और संगीत वगैरह का चलता रहा। वही, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, पर आर्ट से आपका जुड़ाव है वो हमेशा बना रहता है। बराबर। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आर्ट क्या है, असल में कला क्या है? देखिए, कला जो है, इसकी परिभाषा सबसे पहले हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। उसके बाद में वात्स्यायन का कामसूत्र और शुक्र नीति में भी इसको परिभाषित किया गया है। कला जो है, किसी भी व्यक्ति के अंदर वह ऊर्जा है जो उसको आगे बढ़ा सकती है। और अगर कला की अभिव्यक्ति सही मायने में हो जाती है तो व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। कला में बहुत सारी आती हैं, प्रदर्शनात्मक कलाएं हैं और कामसूत्र के अनुसार 64 कलाएं हैं, उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ जन प्रचलित हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। संगीत है, नृत्य, नाटक जी। और इसके अलावा ये चित्रकला है, पाक कला है, बिल्कुल, और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। और इसके अलावा आप ये देखिए कि ये कपट छल क्रिया, ये भी एक कला है। और जो वाक् चातुर्य है वो भी कला है। इसके अलावा किसी की जबान को दोहराना, वो भी एक कला है। आपने कई जगह देखा होगा कि बड़े कठिन शब्द होते हैं, बिल्कुल, तो उनको दोहराना बड़ा मुश्किल है। मैं बचपन की 2 लाइन आपको सुनाता हूँ जो बड़ा मुश्किल है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। और वो मैंने मेरे गीत दिखाए गाँव, मेरे गीत हैं, गीतों की पुस्तक है, उसमें भी समाहित किया है। जब हम 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो एक देसी भाषा में बोलते थे। आप भी कोशिश करें मेरे साथ, मैं पहले धीरे बोलता हूँ, आप दोहराना। ये कला है। टाटी होती है छप्पर, ताकू होता है जिसे चरखा काटते हैं, काटू यानी निकालना, और फिर उसको वापस टांग देना काम लेने के बाद में। ऐसे ही होते थे, आले वाले तो होते नहीं थे पहले। तो वो एक है, टाटी में से ताकू काढूं, टांक ताकू टाटी में मतलब निकालो और वापस टांग दो। तो अब इसको मैं बोलता हूँ, देखो, टाटी में से ताकू काढू, टांक ताकू टाटी में, टाटी में से ताकू काढू, टांक ताकू टाटी में, टाटी में से ताकू काढू, टांक ताकू टाटी में, टाटी में से ताकू टांक ताकू टाटी में। अब ये देखिए, ये कला है। और ये कला लोक कलाओं में आती है। कलाओं में बहुत सारी कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उसमें गायन, वादन, नृत्य सभी आ जाता है। ये वास्तुकला भी आ जाती है। हमारे यहाँ जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, ताजमहल है और कोणार्क है, ये बहुत ही अद्भुत नमूने हैं भारतीय शिल्प और कला के। तो कला जो है, प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत एक सुदृढ़ आधार है कला जी। और इसका बाहर के लोग भी जो अनुसरण करते हैं, तो ये कला जो है व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही योगदान देती है। बिल्कुल, आपने बात की व्यक्तित्व के विकास की। अगर हम बात करें हमारी अपनी पर्सनालिटी की, तो अक्सर मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी परेशानी रहती है कि उन्हें अपना इंट्रो देना नहीं आता, कि बहुत मुश्किल हो जाती है अपने बारे में सामने वाले को बताना, बराबर, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा है आपने सवाल किया है और उपयोगी भी है। आज बहुत सारे क्या है कि बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन या कोई इंटरव्यू देने जाता है बड़ा, तो वहां जाकर के कितना ही उसमें ज्ञान है, लेकिन अगर उसको ज्ञान है जो विज्ञान है, किसी में ज्ञान है तो कह सकते हैं विज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को अगर वो अपने कौशल से अपने अनुकूल बना लेता है तो वो कला है। बिल्कुल। तो ये है, नाटक एक ऐसा माध्यम है
जिसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि नाटक में क्या अंदर की ऊर्जा है, कोई भी कला में वैसे तो ऊर्जा है जो कौशल के माध्यम से बाहर आ जाती है, बिल्कुल, और वो सार्थक साबित होती है उसके जीवन में, दूसरों के जीवन में भी। तो नाटक एक ऐसी विधा है, इसको पंचम वेद कहा गया है नाटक को जी। तो इसमें आदमी की झिझक दूर होती है, संवाद अदायगी है, और बहुत सारे लोगों के सामने उसको जब रिहर्सल करनी पड़ती है तो एक एक चीज जो उसमें होती भी नहीं है उसको निकाला जाता है, चाहे उच्चारण हो, चाहे भावपक्ष हो। पहले स्क्रिप्ट पे काम होता है, पढ़ना आता है, और पढ़ना भी एक कला है, पुस्तक का पढ़ना भी एक कला है, ये हमारे 64 कलाओं में से एक है। तो जब उसको संवाद पूरी तरह से याद हो जाते हैं तो एक आत्मविश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस आता है उसको। बिल्कुल। फिर जब मेन नाटक होता है तो भाव आते हैं, भावपक्ष होता है। तो नृत्य और नाटक और संगीत ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है आपस में। तो जिस आदमी में नाटक का जिसको ज्ञान है या जो थिएटर पे काम कर चुका है तो उसमें आत्मविश्वास आता है और झिझक खत्म हो जाती है। जिसने थिएटर में काम कर लिया तो समझो कि उसकी झिझक गई जी। क्योंकि इतने सारे सैकड़ों दर्शकों के सामने स्टेज पे जाना, खड़े होना, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। उससे पहले तो जो रिहर्सल का टाइम होता है उसमें 15 से 20 लोगों के बीच में स्क्रिप्ट को पढ़ना, अपने आप को प्रेजेंट करना, उसी में झिझक खत्म हो जाती है। फिर उसको कुछ भी नहीं लगता। एक थिएटर के आदमी को जब वो कहीं भी चला जाता है वो समझता है कुछ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है जी। और उसके एक्सप्रेशन भी आते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जी। जब आदमी को संगीत का ज्ञान होगा, नाटक का ज्ञान होगा, तो वो हर चीज को संगीत में लहजे में कहेगा। कहने का तरीका, एक तो किसी वाक्य को सादा तरीके से बोल रहे हैं और एक उसको एक आप ठीक ढंग से सुर, ताल और लय में बोल रहे हैं। और नाटक का ज्ञान है तो अदायगी की एक तरीका है, एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसका भी ज्ञान होता है। तो उसका सामने वाले पे बहुत फर्क पड़ता है। और हमारी कलाओं में जो पर्सनैलिटी है वो भी एक कला है, शिष्टाचार वो भी एक कला है। तो शिष्टाचार में एक तो सीधे से जाकर के और कह दो साहब नमस्ते जी, और एक आप कहो साहब नमस्कार साहब। बिल्कुल। आर्ट तो बिल्कुल हमारे रोम रोम में बसी होती है। हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का, हमारे बात करने का तरीका एक आर्ट ही है। बिल्कुल। बट अगर मैं बात करूँ टैलेंट की, और टैलेंट के साथ साथ अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी की, कि आप किस तरीके से अपने टैलेंट को सामने रखते हैं। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि आज का जो टाइम है हमारे पास वक्त इतना नहीं होता है कि आप सभी क्लासेस एक साथ ज्वाइन करें। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट कर सकते हैं जिससे उनकी पर्सनालिटी ग्रो हो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल 24 घंटे होते हैं बिल्कुल हर व्यक्ति के पास में। कोई उसी समय में बहुत कुछ कर जाता है और कोई यही दुहाई देता रहता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। उसको पूछो अभी क्या काम करते हो? कुछ नहीं साहब, सरकारी नौकरी है, वहाँ चले गए और शाम को आ गए, उसके बाद में टीवी देख लिया। तो कहते हैं समय नहीं है सीखने का। लेकिन मेरा कहना यह है हमारे दर्शकों से भी, आज की पीढ़ी से भी, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है तो जो 24 घंटे में से चलिए मान लीजिए 6 घंटे सोने में निकाल दो, बाकी 2 घंटे दैनिक क्रियाओं में निकाल दो, 8 घंटे हो गए। 8 घंटे तो भी 16 घंटे आदमी के पास बचते हैं। 16 घंटे में चाहे नौकरी करने वाला हो और चाहे वो अपने पढ़ने वाला हो, 16 घंटे में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूरे के पूरे 16 घंटे बिजी रहता है, सारा काम करता रहता है? मेरा यहाँ ये मानना है कि ज़्यादातर आदमी अपने जो समय का सदुपयोग नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन एक सबसे बड़ी कला है। ये भी कला है, प्रबंधन भी एक कला है। अगर जिस आदमी ने समय का, टाइम का मैनेज कर लिया अपने हिसाब से, उसी टाइम में से अगर एक आदमी इन कलाओं के लिए 1 घंटा भी निकालता है तो बहुत होता है। पाक कला भी है। आज की हमारी कितनी बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, लेकिन वो हमारी जो कलाएं हैं, चाहे पापड़ बनाना है, मंगोड़ी बनाना है, और कोई रंगाई, छपाई, कसीदाकारी है, सिलाई है, ये छोड़ती जा रही हैं कि साहब हमारे पे तो बहुत पढ़ाई का बोझ है। 1 घंटे का अगर समय निकलता है तो क्या बुराई है उसमें। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि ये उसके लिए बहुत उपयोगी है। नृत्य है, व्यायाम है, आप एक्सरसाइज करिए। हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, नृत्य की परंपरा रही है। 1 घंटे आप, और गांव में लड़के भी हैं जो व्यायाम करते हैं,
ये व्यायाम है, ये भी कला है। आपने एक्सरसाइज की बात की, मैं यही पूछना चाहूँगी कि पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आजकल कर सकते हैं यूथ? देखिए, एक्सरसाइज तो ऐसी है कि जैसे नृत्य एक ऐसा माध्यम है, शास्त्रीय नृत्य, जैसे हमारे यहाँ कथक का जयपुर घराना अपने आप में, आप उसको ही करो तो कोई परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं कि आप सब हाथ को ऐसा करो वैसा करो, या इतनी बार यूँ टेढ़ा करो, या इतनी आप फुटवर्क करो। वो अपने आप में ऐसा है कि कोई भी व्यायाम बाकी नहीं रहता आपका, चाहे आमद हो, परण हो, तोड़े हों, उसमें चक्करदार तोड़े होते हैं, कई आदमी को चक्कर आ जाते हैं, उसमें कर ही नहीं सकते, है ना। गत हैं, गत भाव हैं, उसमें सारा पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में हमारा। दूसरा, नृत्य के अलावा जो नाटक हैं, नाटक में भी हमारे संगीत नाटक की परंपरा रही है, ऐसे नाटक जो संगीत प्रधान होते हैं, तो उनके अंदर सब कुछ आ जाता है, पर्सनैलिटी का कुछ भी नहीं बता, व्यायाम भी आ जाता है उसमें। हमारे जो नाटक हैं उनके अंदर संगीत का और ये व्यायाम वगैरह इनका भी कराया जाता है, सारा सब कुछ कराया जाता है। तो अगर संगीत और नाटक का जिसको ज्ञान है तो उसमें बहुत आ जाता है। और दूसरा, गाँव में भी जैसे गोबर की से वो लीपते थे, आंगन लीपते थे जी, है ना, और उसमें मानते थे, वो भी कला है। झाड़ू लगाना भी कला है। आपकी एक्सरसाइज बहुत सारी हो जाती है, घर के छोटे छोटे से काम है, इसलिए अलग से कहीं जिम्मेदारी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये घर के काम ही हम सही तरीके से, हमारी जो संस्कृति है, हमारे परंपरागत कार्य हैं और जो परंपरागत कला है, उसको हम आत्मसात कर लें जीवन में, तो बहुत कम समय में और हमारी बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप झिझक रहे हैं, आपको थोड़ी शर्म आती है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहिए, भीड़ में रहिए, बोलने की कोशिश कीजिए, कोई एक अच्छा सा टॉपिक आप ले लीजिए, इस पर चर्चा कीजिए, बहुत हद तक आपको इससे मदद मिलेगी। बराबर जी। अगर मैं बात करूं पर्सनालिटी और आर्ट को मिलाने की, जो कि हम मानते हैं कि थिएटर है, बहुत हद तक हमें हेल्प करता है हमारी झिझक और शर्म को दूर करने में, तो कौन कौन सी वर्कशॉप्स आप उसमें करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे उनकी झिझक दूर होती है? देखिए, ऐसा है कि त्रिवेणी कला संगम जयपुर की स्थापना हमने करी थी 1995 में। उसके बाद कई दर्जन शिविर हमने लगाए हैं जी। और अलग से त्रिवेणी संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी की हमने। उसमें अखिल भारतीय गांधार मंडल का केंद्र रहा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का रहा, और मैं स्वयं जो कथक की अलंकार तक की परीक्षाओं का, प्रायोगिक परीक्षाओं का परीक्षक भी हूँ। मैं वहाँ भी जाता हूँ तो उनको यही कहता हूँ कि ये किताबों की ये बंदी से ये तो हैं ही, आप करो ही करो, लेकिन हमारे लोक गीत हैं जी, लोक परंपराएं हैं, उनको आप अपने नृत्य में लाओ ना, तो उनके अंदर नए प्रयोग करो आप। मैंने खुद ने गीत लिखे हैं, 131 गीत लिखे हैं नवसृजित ढूंढाड़ी गीतों के नाम से, और उनको अपने नाटकों में प्रयोग किया, बहुत सारे नाटकों में प्रयोग किया है। तो मेरे गीत हैं जो यथार्थ परक है, जो हमारे समाज में हो रहा है और हमारी संस्कृति में आज की पीढ़ी उसको भूलती जा रही है। आज तो गाँवों के अंदर भी फैशन आ गया, वो कहते हैं कि ये ढूंढाड़ी भाषा बोल रहा है, बोल रहा है, ये तो गंवार है, क्या गंवार पढ़ने की भाषा बोल रहा है। लेकिन मैं अपने जीवन में उसमें आनंद की अनुभूति करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई है कि आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए, आपका जो आर्ट है उसको बरकरार रखिए, कोशिश कीजिए अपनी जो अंदर की चीजें हैं, भावनाएं हैं, वो सामने वाले को बहुत अच्छे से, बिना शर्माए, बिना झिझक के आप बता सके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे किशोरों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है। थैंक यू सो वेरी मच सर। ठीक, अच्छा जी, नमस्कार। आपसे कौन बेहतर है ये मत सोचिए, कोशिश कीजिए अपने आप को अपने आप से और बेहतर बनाने की। इसी के साथ मैं पारुल आज आपसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे किशोर जगत में। नमस्कार। नमस्कार।